आज अपन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई इसका अध्ययन करेंगे। मानव जीवन के दो पहलू होते हैं, आशा और निराशा। जब व्यक्ति निराशा में डूब जाता है तो उसको वापस निकलने के लिए एक आशा की ज़रूरत होती है। इसी तरह से मानव के आचरण में भी दो पहलू होते हैं, युद्ध और शांति, विध्वंस तथा निर्माण। हर युद्ध के बाद में शांति और हर विध्वंस के बाद में निर्माण और निर्माण के बाद में विध्वंस। ये मानव जीवन के पहलू हैं, उसके आचरण में ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में जब संसार निराशा में डूबा हुआ था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, तो दुनिया के जो शक्तिशाली राष्ट्र थे, जो शक्तिशाली नेता थे, जो नेतृत्व प्रदान करता थे, उन्होंने विश्व में शांति स्थापना के लिए फिर से एक संघ की स्थापना की बात की और वो संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में हमारे सामने आया। इस संघ की स्थापना का जो प्रयास है उसके अंदर एक क्रमिक निरंतरता थी। कुछ सम्मेलन हुए, कुछ जगह बैठकें हुई और उसके बाद में ये दुनिया के सामने आया। तो इसमें जो सबसे पहली सम्मेलन हुआ वो था अटलांटिक चार्टर। 14 अगस्त 1941 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक घोषणा की और ये जो घोषणा है ये अटलांटिक महासागर के एक युद्ध पोत पे की गई थी, इसलिए इस घोषणा को अटलांटिक घोषणा कहा गया। तो अटलांटिक घोषणा इसको इसलिए कहा गया है कि ये अटलांटिक महासागर में एक युद्ध पोत पर इन दोनों नेताओं ने चर्चा की और इसकी घोषणा की, इसलिए इसको अटलांटिक घोषणा कहा जाता है। और जो ये अटलांटिक घोषणा है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जन्मदात्री घोषणा मानी जाती है, यानी इसी से संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। इस घोषणा में कहा गया कि हम साम्राज्यवादी भावना नहीं रखते, बल्कि हम चाहते हैं कि जनमत के द्वारा प्रत्येक राष्ट्र के शासन का संचालन हो। यानी युद्ध चल रहा था और युद्ध चलते हुए इन दोनों शक्तिशाली राष्ट्रों ने दुनिया के अन्य छोटे जो राष्ट्र थे उनको इस बात पे आश्वस्त किया कि हम साम्राज्यवादी भावना नहीं रखते, यानी हम साम्राज्य को फैलाने की या दूसरे राष्ट्रों को अपने अधीन करने की भावना नहीं रखते, और हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का जो शासन है वो उसके जनमत के अनुसार संचालित हो। अटलांटिक घोषणा पर 26 राष्ट्रों ने जनवरी 1942 में हस्ताक्षर किए और उसके बाद इस पर सोवियत रूस ने भी हस्ताक्षर कर दिए, जिससे ये संगठन शक्तिशाली बन गया। यानी सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका इसमें शामिल हो गए। तो ये एक शक्तिशाली घोषणा के रूप में दुनिया के सामने आई। इसके बाद में जो दूसरा सम्मेलन है वो कासाब्लांका सम्मेलन है। कासाब्लांका सम्मेलन मोरक्को के कासाब्लांका में 14 से 24 जनवरी 1943 तक चर्चिल, रूजवेल्ट तथा जनरल डिगोल के मध्य ये सम्मेलन हुआ। यानी ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के जो नेता थे उनके मध्य ये सम्मेलन हुआ और भविष्य में शांति स्थापित रखने की संभावनाओं और उपायों पर कि किस तरह से दुनिया के अंदर शांति रखी जा सकती है, युद्धों से दूर रहा जा सकता है, इस बात पर इस कासाब्लांका सम्मेलन में विचार हुआ। अगला जो सम्मेलन है वो मास्को में हुआ और उसको मास्को सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये 19 से 30 अक्टूबर 1943 को इसके अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। इसमें अन्य बातों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना पर भी विचार विमर्श किया गया। यानी मास्को सम्मेलन में इन विदेश मंत्रियों ने इस बात पे जोर दिया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जिससे दुनिया के अंदर शांति की स्थापना की जा सके और जो भी समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श किया जा सके। मास्को सम्मेलन के बाद में तेहरान सम्मेलन 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943 को ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ और इसमें ये निर्णय लिया गया कि जो संगठन बनेगा यानी यूएनओ, उस यूएनओ में छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को शामिल किया जाएगा, सभी राष्ट्रों को शामिल होने के लिए आमंत्रित
किया जाए, यानी विश्वव्यापी एक संगठन का निर्माण किया जाए जिसमें चाहे राष्ट्र छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी को शामिल किया जाए। अगला जो सम्मेलन है वो है डम्बरटाउन ऑक सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बरटाउन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1940 तक चला। यानी 21 अगस्त 1944 से वाशिंगटन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला, और इस सम्मेलन में ये तय किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका कहाँ कहाँ होगी। तो इस सम्मेलन में ये बात की गई कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य आर्थिक और सामाजिक जो प्रश्न हैं उन पे भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना होना चाहिए। यानी दुनिया के जितने भी मसले हैं, चाहे वो शांति का हो, सुरक्षा का हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सभी पर संयुक्त राष्ट्र संघ को अपना विचार करना चाहिए। लेकिन इस सम्मेलन का जो सर्वाधिक विवादास्पद प्रश्न था वो था निषेधाधिकार, यानी वीटो का अधिकार। वीटो का अधिकार एक तरह का ऐसा अधिकार है कि अगर दुनिया के सारे देश भी किसी बात पर सहमत हों और जिन देशों को यूएनओ ने वीटो दे रखा है उनमें से कोई भी एक देश अगर मना कर दे तो वो घोषणा या वो योजना लागू नहीं की जा सकती। अगला जो सम्मेलन है वो है याल्टा सम्मेलन। याल्टा सम्मेलन 4 से 11 फरवरी 1945 तक क्रीमिया द्वीप के याल्टा नामक स्थान पर हुआ, और इस सम्मेलन में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने भाग लिया। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और रूस के स्टालिन ने भाग लिया, और इसमें यह तय कर दिया गया कि वीटो किसको दिया जाएगा और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन होंगे। तो ये 5 महाशक्तियाँ थी, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन। इन 5 महाशक्तियों को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य और वीटो का अधिकार दे दिया गया, यानी निषेधाधिकार इनको प्रदान किया गया। विस्तार से विचार विमर्श भी हुआ। अंतिम सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप देने के लिए 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में विश्व संघ के चार्टर को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। यानी सैन फ्रांसिस्को में 1945 में जो सम्मेलन हुआ उसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर था, यानी उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके कौन से नियम होंगे, किस तरह से इसका संचालन होगा, इन सब बातों पर विचार के लिए ये सम्मेलन हुआ, और अप्रैल 1945 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। चार्टर के अनुच्छेद 110 में कहा गया था कि सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका, चीन गणराज्य तथा शेष राज्यों के अधिकांश राज्यों की सरकारों द्वारा स्वीकृति प्रदान करने पर चार्टर लागू माना जाएगा। यानी सभी जो राष्ट्र हैं वो इस बात पे अपनी चर्चा करेंगे, और वहाँ के जो राष्ट्र हैं, राज्यों की जो सरकारें हैं, वो अगर स्वीकृति प्रदान करते हैं तो इस चार्टर को लागू माना जाएगा। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सम्मेलन के अंतिम अधिवेशन के भाषण देते हुए कहा, वह एक ऐसी शक्तिशाली नींव है जिस पर हम एक सुंदर विश्व के निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए इतिहास आपका सम्मान करेगा। इसमें 51 राष्ट्रों के 850 प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे, और 26 जून 1945 को राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। बाद में पोलैंड राष्ट्र के प्रतिनिधि ने भी हस्ताक्षर किए। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रिया 24 अक्टूबर 1945 तक पूरी कर ली गई। अतः वर्तमान में हम 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसकी जो प्रथम बैठक है वो लंदन में वेस्टमिनिस्टर भवन में 10 जनवरी 1946 को हुई। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया निराशा में डूबी हुई थी, युद्ध में रत थी। तो उसके बाद में विश्व के जो महान राष्ट्र थे, जो विश्व को नेतृत्व देने वाले राष्ट्र थे, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चाइना, इन राष्ट्रों ने मिलकर ये विचार किया, इनके नेताओं ने मिलकर ये विचार किया, चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन ने, कि दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता है, और वो संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में 24 अक्टूबर 1945 तक दुनिया के सामने आया, जो कि
अटलांटिक चार्टर, कासाब्लांका सम्मेलन, मॉस्को सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन, डमरटान आग सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन से होते हुए जो वर्तमान में हम देख रहे हैं इस रूप में हमारे सामने आया। और संयुक्त राष्ट्र संघ उसके बाद में दुनिया के विभिन्न देशों के बीच जो तनाव है उसको सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हल करता आ रहा है। धन्यवाद।